हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक समीक्षा उत्तराखंड 2023-24 का जो भी डेटा है वो सब पूरा देखने वाले हैं। इससे पहले भी हम आर्थिक समीक्षा की जो बजट की जो पूरी आपकी वो थी डिटेल वीडियो, वो हम कंप्लीट करा चुके हैं अपने चैनल पे। उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को विजिट करते हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाके उस वीडियो का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम ग्रीन टर्न बुक में जो भी फैक्ट दिए हुए हैं उसे कंप्लीट कर जाएंगे और साथ में हमारे प्रीवियस की प्रिपरेशन में ये एक बूस्टर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा, आपको आई होप जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे ज़रूर होगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स को कंप्लीट करना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आर्थिक समीक्षा उत्तराखंड 2023-24 की एक रिपोर्ट पूरी उन्होंने पब्लिश की हुई है। तो देखो, 28 फरवरी उत्तराखंड विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस सर्वेक्षण। तो वित्त मंत्री कौन है हमारे? प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेमचंद अग्रवाल हमारे क्या है? वित्त मंत्री। ठीक है ना। तो उन्होंने ये पेश किया था बजट, और उसी के अंदर क्या आता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 सामने आई, जिसमें प्रदेश के विकास दर को कितना बताया गया है? तो 7.58%। तो आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट बताई गई है वो कितनी बताई गई है? एक ही क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बन जाता है, तो 7.58%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी जीडीपी कितनी है 23-24 के लिए, तो 7.58% है। और 2022-23 में कितनी थी? तो 7.03%। ये दोनों डेटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों डेटा डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो 7.0% थी। वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 346.20 हज़ार करोड़ पहुंच गया है। ठीक है, तो इतनी के मतलब आपका बढ़ गया है ये। और 2022-23 में इसका आकार कितना था? तो 303.78 हज़ार करोड़ था। तो आप लोग माइनस कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो आपका 43 करोड़ लगभग 43 हज़ार करोड़ लगभग एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि क्या कहते हैं जीडीपी का योगदान किसमें कितना था, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो देखो, क्षेत्रवार दिया गया है यहाँ पर। तो कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसकी जो हिस्सेदारी रही है 9.99% रही है। और जो आपका उद्योग क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र है उसकी जो हिस्सेदारी है 46.84% रही है। और जो आपका सेवा क्षेत्र है उसकी जो भागीदारी है वो 43.17% रही है। ठीक है, अगर हम बढ़ोतरी की बात करें तो जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है उसमें 1.68 के क्या आता है बढ़ोतरी देखने को मिली है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और जो ये आपका है द्वितीयक क्षेत्र, इसमें 9.2 की बढ़ोतरी दी है। और जो आपका तृतीयक क्षेत्र में 7.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर आपसे सवाल ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर में देखने को मिली है, तो आपका सेकंड सेक्टर में ही देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान किसका है? तो वो सेकंड सेक्टर का है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र का है। तो द्वितीयक क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं और उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। तो इससे भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें अब सेक्टर वाइज अलग अलग कि प्राथमिक क्षेत्र में किस चीज़ का योगदान सबसे ज़्यादा था, तो देखो 9.9% की बात कर रहे हैं। अब इसे हम 100% मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसे 100% मानने के बाद ये डेटा दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे है आपका सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का योगदान सबसे ज़्यादा है 9.9% के अंदर। 39.percent जो है आपका कृषि है। फिर पशुपालन है 24.25%। फिर वानिकी है आपका 25.86%। ठीक है, उसके बाद आपका मत्स्य पालन 0.36%। उसके बाद आपका खनन एवं उत्खनन 10.24%। तो टोटल ये 100% है। 100% का मतलब कितना है? 9.9%। ठीक है, तो इतना आपका इसमें योगदान आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो कृषि का है। ठीक है, और अगर पूछता है कि वानिकी का कितना रहा है, तो 25.86%। अब बात करें हम अगर आगे कि द्वितीयक क्षेत्र में सेक्टर वाइज कितना कितना रहा है, तो देखो द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी हमें पता है कि 46.84% रही है। तो इसमें जो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ठीक है, उसकी जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा है। तो उसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो 68.23% है। और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उस पर की जो हिस्सेदारी है वो 23.22%। और बिजली गैस पानी ये भी आपका क्या आता है? सेकंड सेक्टर में ही आता है। तो इसके जो क्या आता है भागीदारी है वो आपकी है 8.55%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि विनिर्माण क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन बिजली गैस सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये आंकड़ा जो है आपका 100% के आधार पर दिया गया है, यानी कि इसे जो माना गया है 100% माना गया है। ठीक है, वो समझाया गया यहाँ पे। अगर हम बात करें कि जो आपका टर्सरी सेक्टर होता है यानी कि तृतीयक क्षेत्र, उसकी जो हिस्सेदारी है
वो 43.17% है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिली वो परिवहन, भंडार और संचार से आती है 21.54%, और व्यापार और होटल और रेस्टोरेंट से जो आती है वो 34.79% आती है, और रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर से जो आती है वो 31.99% आती है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्टर वाइज जो हमने देख लिया, और क्या था वैसे भी देख लिया कि किसकी कहाँ से भागीदारी कितनी आ रही है जीडीपी के अंदर हमारे उत्तराखंड के। अब अगर हम बात करें कि जो आपका जिलेवार जो जीडीपी है सबसे ज़्यादा किसकी है सबसे कम किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी पहले रैंक पे हरिद्वार है, ठीक है, फिर उसके बाद उधमसिंह नगर है, और फिर उसके बाद देहरादून है। तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी आपको हरिद्वार के अंदर, फिर उसके बाद उधमसिंह नगर के अंदर देखने को मिलेंगी, फिर उसके बाद देहरादून। ठीक है, तो देहरादून का एक और रीज़न है कि वहाँ पर सर्विस सेक्टर पर भी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद नैनीताल, ऑब्वियस सी बात है, तो ये आपको चार तो सबसे ज़्यादा पैसे के मामले में आगे दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पौड़ी गढ़वाल, जो कि 5वें नंबर पे कन्फ्यूजिंग सेक्टर हो सकता है आपके लिए, कि मतलब आप आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है कि पौड़ी गढ़वाल चौथे पे वो 5वें पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना कि पौड़ी गढ़वाल 5वें पे आता है, और उसके बाद नीचे से याद रखना कि क्या आता है, सबसे लास्ट में है रुद्रप्रयाग का योगदान, फिर बागेश्वर, चंपावत, यानी कि तीनों तो क्या है छोटे जिले हैं, तो आपको वैसे भी याद रहेंगे। फिर 10वें नंबर पर कौन सा है, उत्तरकाशी, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो ये रहा। अब आगे बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की। तो देखो इसमें प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो प्रदेश में हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, सब जीडीपी में योगदान भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार का है, और प्रति व्यक्ति आय में भी सबसे ज़्यादा कौन है, हरिद्वार आगे है। जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान के मामले में उधमसिंह नगर, यानी कि जो आपको प्राइमरी सेक्टर की हम बात कर रहे थे उसके मामले में सबसे पहले पर कौन सा है, यूएसएन है। ठीक है, यानी कि उधमसिंह नगर है सबसे ऊपर। और क्या था, द्वितीय क्षेत्र के मामले में आपका हरिद्वार, मैंने कहा था आपसे कि सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज कहाँ पे, हरिद्वार में, तो उसी की वजह से आपका द्वितीय क्षेत्र के मामले में क्या है, हरिद्वार आ गया। और तृतीय क्षेत्र के मामले यानी मैंने कहा था सर्विस सेक्टर के मामले में कौन है, आपका देहरादून सबसे आगे है। तो इसमें कौन सा पहले पे कौन आ जाएगा, तो देहरादून आ जाएगा। तो ये ध्यान भी रखना अलग से कि प्राइमरी सेक्टर में उधमसिंह नगर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको खेत बहुत सारे दिखाई देंगे। फिर अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर में तो यहाँ पर आपका हरिद्वार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे आपको। और फिर उसके बाद अगर हम टर्सरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको देहरादून दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्विस सेक्टर या जॉब्स बहुत हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तीनों का हमने अलग अलग भी देख लिया। अब अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप लोगों को, थोड़ा शायद क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,546 रुपये है। तो ये जो आय बताई गई है आपके प्रति व्यक्ति आय, ये बेसिकली बताई गई है कि जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, यानी कि 2023 से लेकर जो क्या कहते हैं आपका मार्च में जब बजट पेश किया गया वो तब तक की जो आय है, ठीक है, वो 2,546 है। लेकिन अगर आप अनुमानित देखेंगे, मतलब एक अनुमान लगाया जाता है ना, आपने जहाँ पे भी देखा होगा अभी रिपोर्ट कई बच्चों ने, मेरे जब पोल भी निकाला था तो बच्चों ने कहा था कि सर ये नहीं है। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि वो जो अनुमानित आय होती है, ठीक है, तो वो है आपके 2,60,201 रुपये। तो ये अनुमान है कि 2024 तक जब हम पूरा डेटा देख लेंगे, मतलब अभी टेन्योर पूरा थोड़ी हुआ है 2024 का, ये तो मार्च में आ गई थी ना रिपोर्ट, तो मार्च तक कितनी थी, 2,546 थी। और ये अनुमानित है कि 2024 तक ये पूरी जो आ जाएगी, मतलब ये पूरे टेन्योर, मतलब पूरे टेन्योर कह रहा हूँ, पूरे जो ईयर की आ जाएगी 23 से 24 के बीच की, तो वो आ जाएगी 2,60,201। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 2023-24 की अनुमानित आय प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आपको बताना है कि 2,60,201 है। ठीक है, 2,60,201 है। और अगर आपसे पूछता है सवाल पेपर में कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक जो क्या कहते हैं दर्ज की गई है, ठीक है, तो वो कितनी की गई है आपके 2,05,246, पर ये सवाल आएगा नहीं। ठीक है, वही आएगा अनुमानित वाला ही। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो इसमें कुछ और चीज़ें बताई गई हैं कि इसके सापेक्ष जिलेवार में देखें तो हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, यानी कितनी है, 3,62,688 रुपये है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर देखने को मिलती है, हरिद्वार में ही देखने को मिलती है हमें, 3,62,688 रुपये। फिर उसके बाद है उधमसिंह नगर 2,69,070 रुपये, और फिर देहरादून 2,35,707 रुपये। ठीक है, पर्वतीय जिलों की अगर हम बात करें तो नैनीताल जिले में 1,90,627, और फिर उसके बाद चंपावत 1,16,136। ठीक है, उसके बाद अल्मोड़ा है आपका 1,08,44 रुपये, उसके बाद बागेश्वर 98,755, पिथौरागढ़ 1,18,678, और उसके बाद आपका पौड़ी 1,08,640, और टिहरी में 1,03,345, और रुद्रप्रयाग में
93,160 और इसी के साथ चमोली 1,27,330 और उत्तरकाशी में 1,07,281 और ये मतलब आपका डेटा दिया हुआ है। इसमें देखो डेटा में जो पूछने वाला जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा आया है, एक तो हरिद्वार हो गया, ठीक है। आपको कुछ तो याद रखना ही है, हरिद्वार पूरा याद रखना है आपको, ठीक। उधम सिंह नगर की याद रखनी है और देहरादून की याद रखनी है, ठीक है। और अगर आप याद कर सकते हो तो एक नैनीताल की जरूर याद कर लेना। ये 4 जगह तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप पे हैं और क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में भी अलग अलग जगह पे टॉप पे हैं, तो इसके वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनकी मतलब कि आपको प्रतिनिधि आया याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 2001 के सापेक्ष देखें तो सभी जिलों की जो प्रतिव्यक्ति आय है वो क्या हो चुकी है, क्या दोगुनी तक हो गई है, मतलब डबल हो चुकी है लगभग, ठीक है ना, जो पिछले डेटा के हिसाब से देखते हैं हम। अब अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2001 के मुकाबले सभी जिलों की प्रति व्यक्ति आय करीब दुगनी हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है आपका, कृषि, पशुपालन, वानिकी, लट्ठा बनाना, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के इसका जो सहयोग है उसमें कहते हैं 5,408 करोड़ रुपए के साथ उधम सिंह नगर सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग दिया गया है उधम सिंह नगर से दिया गया है और इसमें क्या आते हैं आपका जो जीडीपी में योगदान है वो 5,408 करोड़ का है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि प्रदेश में जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें क्या आते हैं, जो सबसे ज़्यादा योगदान आया है वो आपका किससे आया, हरिद्वार से आया, ठीक है। तो यहाँ द्वितीय क्षेत्र में हरिद्वार और तृतीय क्षेत्र में देहरादून की बात की गई है, ठीक है, कि ये पहले पर है। अब अलग अलग से बात कर लेते हैं हम थोड़ा कि प्राथमिक क्षेत्र में उधम सिंह नगर की सहभागिता सबसे ज़्यादा है और राज्य की अर्थव्यवस्था में जो आपको ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी अभी कि ये सारे आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में सहयोग में 5,408 करोड़ का योगदान है। और इसके बाद 5,388 करोड़ के कहाँ से आया है, हरिद्वार दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका 3,805 करोड़ के साथ देहरादून तीसरे स्थान पर है। तो आपको ये भी याद ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र में पहले पे तो यूएसएन है, ठीक है, और फिर दूसरे पे कौन है, हरिद्वार है, और तीसरे पे कौन है आपका, देहरादून है। तो ये तीनों मतलब कि लाइन से ही हैं और इसी में क्रोनोलॉजी आएगी, आपस में ऊपर नीचे हो जाएंगे अगले सेक्टर में भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें। अब अगर हम बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र में नैनीताल चौथे नंबर पर है, उसके बाद ये क्रोनोलॉजी बताइए जो हमने देख ली है पहले ही, और आखिरी नंबर पर कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें आपका हरिद्वार की सहभागिता सबसे ज़्यादा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं निर्माण की जो आती हैं वो सारी इसमें आती हैं और इसका जो योगदान है वो 57,925 करोड़ का है, ठीक है, हरिद्वार का। और उसके बाद आपका 299,962 करोड़ के साथ उधम सिंह नगर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर और क्या आता है उसके बाद आपका 17,847 करोड़ के साथ देहरादून तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आई थिंक 299,000 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे ये 29 करोड़ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 57,000 करोड़ है तो 29,000 करोड़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले पे है ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे बस ध्यान रखना कि बागेश्वर लास्ट में है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे रुद्रप्रयाग लास्ट में था और यहाँ पे क्या है, बागेश्वर लास्ट में है। और तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो तृतीय क्षेत्र में आपका ये परिवहन, भंडार, संचार, प्रसारण सेवाएं यानी कि व्यापार, होटल, जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवास एवं स्वामित्व, व्यवसाय सेवाएं, लोक प्रशासन की सेवाएं, वो अन्य जो भी चीज़ें आती हैं जिसमें आप सर्विस देते हो किसी चीज़ की, वो सारी की सारी किस्में आ जाती हैं तृतीय क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो 26,328 करोड़ का योगदान है वो देहरादून के पहले पे है, फिर 19,000 करोड़ के साथ आपका उधम सिंह नगर दूसरे पर है, मतलब टर्सरी सेक्टर में उधम सिंह नगर दूसरे पर, ना कि हरिद्वार, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका जो तीसरे स्थान पर है 17,000 करोड़ के साथ वो हरिद्वार है और इसमें जो लास्ट है इसमें रुद्रप्रयाग लास्ट है। तो रुद्रप्रयाग दो में लास्ट में है, बस बागेश्वर किसमें लास्ट में है आपका, इसमें द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ मुख्य प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। देखो यहाँ से लगातार सवाल बने और एक किस तरह से सवाल घुमा के बनाया, क्योंकि आयोग थोड़ा सा चेंज हुआ था तो पॉसिबिलिटी है कि पीसीएस का पेपर पीसीएस के जैसे ही बनेगा, तो अच्छा बनने की उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में 2022-23 में क्या होता है, अंतिम अनुमान के अनुसार 7.63% की वृद्धि आंकी गई है, जबकि 2023-24 में इसकी विकास दर कितनी है, 7.58% है, ठीक है। तो जो 22-23 में जब आखिरी में अनुमान लगाया गया तो तब कहा गया था कि 7.60% की वृद्धि मतलब देखी गई थी, लेकिन अभी जो क्या था 23-24 में देखने को मिल रही है वो कितना है, उसकी संभावना बताई गई है 7.58% और आपसे पूछा भी यही जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब कि क्या आता है, प्रचलित भावों पर सकल
घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की बात करें 2022-23 में 303.78 हज़ार करोड़ के साथ 2023-24 में 346.20 हज़ार करोड़ का अनुमानित किया गया है। ठीक है, स्थिर भावों पर 11-12 में पर जीडीपी और 2022-23 में 198.34 हज़ार करोड़ के तुलना में वर्ष 2023-24 में 213.37 हज़ार करोड़ का अनुमान है। तो बेसिकली ये जीडीपी मापने के तरीके होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो स्थिर भावों पे यानी कि जो आपका बेस प्राइस होता है, बेस ईयर होता है ना एक, तो बेस ईयर यानी 11-12 के अनुसार इतना बताया गया है। और जो आपका 23-24 के अकॉर्डिंग मतलब जो अभी होता है, एक देखो दो तरीके की जीडीपी होती है, मैं समझा देता हूँ। एक होती है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, और एक होती है हमारे रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फ़र्क क्या होता है? तो देखो, अगर क्या आते हैं आप जीडीपी का कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, अगर आप जीडीपी का कैलकुलेशन करते हो बेस ईयर पे, तो बेस ईयर क्या माना गया है 2011-12, ठीक है। तो जो बेस ईयर है अगर आप इस पे कैलकुलेशन करते हो तो वो रियल जीडीपी है। और नॉमिनल जीडीपी की यानी कि जो आप इस साल जो अभी भाव चल रहे हैं, मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है और जो महंगाई चल रही है उन सभी के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, तो ये उसी पे बताया इन्होंने थोड़ा सा डेटा। इतना ज़्यादा नहीं पूछता है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर कितनी की बढ़ोतरी हुई है या फिर रियल जीडीपी पे, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वर्ष 2023-24 की बात करें कि इस दौरान क्या है, मूल्य संवर्धन में वृद्धि संख्यता विनिर्माण क्षेत्र में इतने गया 13.86% और परिवहन का इतना दिया गया है 10.64% और सेवाएं आपकी 8.90%। ठीक है, तो ये इससे पहले भी हम परसेंटेज देख चुके हैं सभी की, तो आप वहाँ से ही ज़्यादा ध्यान दे देना है कि वहाँ से कितना योगदान किस चीज़ में रहा है। ठीक है, अगर आपको अलग से देखना है कि विनिर्माण क्षेत्र में 13.86% है, तो आप यहाँ देख सकते हो मूल्य संवर्धन में जो वृद्धि देखने में मिली है इसके बीच में। ठीक है, आगे बात करें हम संरचनात्मक दृष्टि से। ठीक है, तो 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.9% और आपका क्या था 46.84% जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र आपका 43.17% है। ठीक, अब इसके बाद इसमें जो स्कीम्स है, स्कीम्स को कितना पैसा दिया गया है, किस पे कितना पैसा दिया गया है, इसके लिए एक अलग वीडियो मतलब डेडिकेटेड है, वो हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और आपको अगर सही लगी हो तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो, और जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू सो मच।